शीतल जी, अरे ओ शर्मा जी की पत्नी, बाहर आइए। ये लीजिए पड़ोसन होने के नाते मेरे देवर की शादी का पहला कार्ड आपको। अरे वाह, कार्ड तो बड़ा सुंदर छपवाया है परिधि बहन। अरे ये कार्ड तो मेरी कश्मीर वाली देवरानी की सुंदरता के मुकाबले कुछ भी नहीं। देखोगी तो देखती रह जाओगी। एकदम दूध जितनी गोरी चिट्टी बला की सुंदर है मेरी होने वाली देवरानी। जरा सा चींटी काट ले तो खून निकल जाए। अच्छा, टाइम से तैयार हो जाना, कल शाम की बारात है और शॉल रख लेना, कश्मीर में काफी ज्यादा ठंड लगती है। हाँ हाँ, सब पैकिंग कर ली है। वैसे कश्मीर जैसी खूबसूरत जगह पर शादी का तो खूब मजा आएगा। वैसे दिल्ली शहर की लड़कियां पसंद नहीं है क्या, जो इतनी दूर कश्मीर से देवरानी ढूंढ कर ला रही हो? लाखों में एक देवरानी चुन कर ला रही हूँ। देखो बातों में लग गई, शादी की कितनी तैयारी बाकी पड़ी है। चाय भी गैस पर उबलती छोड़ कर आई हूँ। अपने इकलौते देवर की शादी को लेकर परिधि बहुत उत्सुक थी, क्योंकि देवरानी कश्मीर की थी, बारात दिल्ली से कश्मीर के लिए जानी थी। घर में कहीं शादी की सजावट हो रही थी तो कहीं हलवाई लड्डू मिठाई बना रहे थे। तभी देवर पवन शेरवानी पहनकर दिखाता है। परिधि भाभी, कैसा लग रहा हूँ मैं? जच रहे हैं देवर जी, बिल्कुल दूल्हा लग रहे हो। दिल तो कर रहा है अभी ही आपके सर पर सहरा सजाकर घुड़चढ़ी की रस्म करवा दूं। क्यों माँ जी? तेरा देवर है बहू, जो मर्जी कर। वैसे माँ जी, देवरानी जी के मायके वालों से बातचीत हुई क्या? गीतू की हल्दी मेहंदी की एक आधी फोटो भेज देते। शादी ब्याह का घर है ना बहू, व्यस्त होंगे वो लोग। सब लोग अपने अपने खरीदे कपड़े एक दूसरे को दिखा रहे थे। जहाँ लड़के वालों के घर में खुशहाली थी, वहीं कश्मीर में बसे गीतू के माता पिता सत्यपाल मंदाकिनी थोड़ी चिंता में दिखाई दे रहे थे। मेरी तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। मंदाकिनी बिटिया के ससुराल की ओर से पूरे 100 लोगों की बारात आ रही है। उनको कहाँ उठाएंगे बिठाएंगे? छोटा सा तो घर है हमारा, और वो भी इतनी ऊंचाई पर। मौसम भी ठंडा है, सब रुकेंगे कहाँ? सही कह रहे हो जी, भगवान ने जितनी जगह दी है उतने में ही व्यवस्था करनी होगी। पहाड़ी क्षेत्र देखने में जितने खूबसूरत लगते हैं, वहाँ जीवन गुजर बसर कर पाना उतना ही कठिन होता है। अगले दिन बारात सजे धजे बस में कश्मीर के लिए जाती है। जैसे जैसे बस पहाड़ी रास्ते पर चढ़ती है, ठंड का कहर बढ़ने लगता है। सब अपने अपने गर्म कपड़े पहन लीजिए, कश्मीर की ठंड मजाक नहीं है। आपको कैसे पता है मेरी भाभी? शादी जो करवा रही हूँ देवर जी, इतनी जानकारी तो लेनी ही पड़ती है। नमस्ते समधन जी, समधी जी, पधारिए, आप सभी का स्वागत है। जी नमस्ते नमस्ते समधी जी, समधन जी, आइए ना, पधारिए। मैं जानता हूँ आपके मन मुताबिक इंतजाम नहीं है, इसके लिए क्षमा कीजिएगा। अरे भाई साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपने बहुत प्यारा इंतजाम किया है। सब लोग बैठ जाते हैं। कश्मीर की कड़ाके की सर्दी में बारातियों की हालत खराब होने लगती है। तभी दो बाराती आपस में बात करते हैं। अरे पता नहीं इन लोगों को भी क्या सूझी होगी, कितनी दूर कश्मीर में बारात लाने की। इतनी ठंड है, चाय पानी की व्यवस्था भी नहीं है यहाँ। अरे और एक तो ऐसे आसमान के नीचे खुले में बिठा दिया ताकि बारातियों की कुल्फी जम जाए। ऐसे थोड़ी ना होती है खातिरदारी, ऊपर से कश्मीर का बर्फीला माहौल। बारात की मुंह फुलाई बात सुनकर परिधि खुद ही रसोई में आकर सबके लिए चाय बनाकर आदर भाव करती है। ये लीजिए, गर्मा गर्म चाय हाजिर है, उठाइए चाय का कप। अरे भाभी जी, आप तो लड़के वाले हैं, फिर आप खुद चाय परोस रही हैं। भाभी जी, लड़की वाले के रिश्तेदार कहाँ हैं भाई? तभी मंदाकिनी आकर लज्जित लहजे से बोलती है, अरे बिटिया, ये तुम क्या कर रही हो? तुम मेरी गीतू की जेठानी हो, हमारी मेहमान हो, तुम खुद बारातियों को चाय बांट रही हो। अच्छा थोड़ी लगता है, लाओ मैं परोसती हूँ। माँ जी, इसमें अच्छा बुरा लगने की कोई बात नहीं है। आप मेरी देवरानी के माता पिता हैं, तो इस नाते मेरे भी माता पिता हुए। और अब जब दो परिवार का रिश्ता जुड़ने जा रहा है तो हम एक परिवार हुए, और आप मेरी माँ हुई ना। ये सुनकर मंदाकिनी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वहीं अपनी जेठानी का हंसमुख स्वभाव कश्मीरी देवरानी गीतू के दिल में उतर जाता है। खुशियों भरी विदाई होकर गीतू कश्मीर से अपने ससुराल दिल्ली शहर आ जाती है, जहां जेठानी मुस्कुराहट के साथ स्वागत करती है। आओ मेरी प्यारी सी कश्मीर की गली, ऐसा लग रहा है जन्नत की शहजादी उतर कर आई है हमारे घर में, किसी की नजर ना लगे तुमको। परिधि जेठानी जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपने एक बड़ी बहन की तरह मेरे माता पिता की शादी में मदद करवाई। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो आप मेरी जेठानी हैं, और भगवान ने मुझे इतना प्यार करने वाला ससुराल दिया। इसी तरह से 3 दिन बाद गीतू के मायके वाले पगफेरे की रस्म के लिए फोन करते हैं। परिधि बिटिया, मैं और गीतू के पिताजी, हम दोनों की बड़ी दिल से हसरत है कि आपका पूरा परिवार एक बार फिर हमारे कश्मीर में पधारे, ताकि। बिल्कुल माँ जी, नेकी और पूछ पूछ। अब तो हमें देवरानी जी के मायके आने जाने का बहाना चाहिए। देवरानी जी के पग फेरों के बहाने ही हम भी कश्मीर घूम लेंगे।
अब पूरा का पूरा ससुराल दोबारा से कश्मीर में बसे देवरानी के मायके जाने की तैयारी में जुट जाता है। परिधि किसी सगी बहन से बढ़कर गीतू को लाड करती है। देवरानी जी, सारी पैकिंग हो गई? जी जेठानी जी, मैंने सबका सूटकेस, गर्म कपड़े, शॉल और खट्टी मीठी गोलियां भी रख ली हैं। पहाड़ों का रास्ता है, उबड़ खाबड़ होता है, किसी को उल्टी लग गई तो काम आएंगी। अच्छा किया, ये लो, मैंने खास तुम्हारे पगफेरे के लिए ये साड़ी और ब्लाउज बनवाकर पहले रख दिया था। इसे पहन लो, अभी तुम नई नवेली दुल्हन हो, ये चटक रंग तुम पर खूब खिलेगा। कुछ ही देर में पूरा परिवार ट्रेन से देवरानी के मायके कश्मीर के सफर के लिए निकल जाते हैं। सभी के पहुंचते ही देवरानी के माता पिता स्वागत जताते हुए सबको गर्म शॉल उड़ाते हैं। आइए, आप सबका स्वागत है। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। माँ, स्वागत तक तो ठीक था, मगर ये शॉल किस लिए उड़ाया? ये हम पहाड़ वालों के प्रेम जताने का एक तरीका है और परंपरा भी है। बेटी के ससुराल वालों को शॉल उड़ाकर उनका सम्मान करते हैं। अंदर चलकर बातें करें, वरना इस बर्फीली हवा में सबकी कुल्फी जम जाएगी। हाँ, आइए सब लोग, मैंने सबके लिए गर्मा गर्म कावा बनाया हुआ है। मंदाकिनी मिट्टी के छोटे छोटे कुल्हड़ में सबको कश्मीर का खास कावा पिलाती है। तभी ननद पीहू बोलती है, वाह, इसका जायका कितना अलग है। सच में इसका स्वाद बड़ा अनोखा है। हमारी कश्मीरी देवरानी जो ऐसे चुप चुप क्यों बैठी है, बताइए ये क्या है? जेठानी जी, ये कावा है, कश्मीर का खास पेय। जैसे शहर में चाय कॉफी चलती है, ठीक वैसे ही। आप लोग बैठकर बातचीत कीजिए, मैं थोड़ी देर में लकड़ियां लेकर आती हूँ। ईंधन के लिए अगर बर्फ पड़ गई, लकड़ी मिलनी मुश्किल हो जाएगी। हम सब भी आपके साथ चलते हैं, ज्यादा लकड़ी इकट्ठी हो जाएगी और इसी बहाने सेब के बाग वगैरह भी देख लेंगे। गीतू के ससुराल वाले उसके मायके वालों के साथ इस कदर से घुल मिल चुके थे कि रिश्तों की मिठास साफ झलक रही थी। सब लोग ठंड में पहाड़ से कई किलोमीटर नीचे कश्मीर के जंगलों में आए हैं, जहां पेड़ों में लाल लाल सेब ही सेब लगे हुए थे और पूरे बगीचे में सेब घिरे हुए थे। तभी वह कश्मीर की कुछ महिलाओं को देखती हैं जिन्होंने कश्मीरी पहनावा पहना हुआ था। उनके पीठ पर एक टोकरी सी बंधी हुई थी जिसमें वह लकड़ी चुन चुन कर डाल रही थी, जिसमें उनका संघर्ष भी साफ झलक रहा था। सब लोग मस्ती मजाक करते हुए काफी सारी लकड़ी इकट्ठी करके वापस लौटते हैं। सब रात में साथ मिलकर रोटी खाते हैं। देवरानी जी, जो भी कहो, जो सुकून वाले माहौल कश्मीर में है उसने वाकई हमारा दिल जीत लिया। हाँ, मगर ये जगह घूमने फिरने के लिए जितनी सुंदर है, रहने के लिए उतनी ही कठिनाई भी उठानी पड़ती है यहाँ। समझ में आया बहू? मैं तो भाभी के माता पिता और यहाँ बसे परिवार वालों को देखकर सोचती हूँ, कितने जज्बे वाले हैं ये लोग, जो रोजाना की जिंदगी में इतना संघर्ष करते हैं। ठंड में कई किलोमीटर नीचे लकड़ी लाने जाते हैं, पर यहाँ की खूबसूरती का क्या कहना। सेब के बाग, बगीचे, बाजार सब बड़ा सुंदर है और हरा भरा वातावरण, खुली ताजी हवा। भाभी, अब तो जब हमारा मन करेगा ना, हम कश्मीर घूमने के लिए आपके मायके चले आएंगे। तब तो मेरे लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा, इसी बहाने मैं भी अपने मायके आ जाऊंगी। सब मुस्कुरा देते हैं और अंत में सब लोग कश्मीर घूमकर वापस लौट जाते हैं, लेकिन कश्मीर की ढेरों यादें लेकर। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको देवरानी के मायके में जेठानी का सफर? हमें कमेंट करके